निर्माण किया जाए, जिसके लिए वहाँ पर कुछ लोगों से इनकी बातचीत हुई है। मैं अधिक विस्तार से जानकारी डॉक्टर साहब देते। डॉक्टर साहब, आप कृपया ब्रीफ में सभी पत्रकार बंधुओं को बताएं कि क्या आप करने जा रहे हैं, और यूके के बारे में भी बताइएगा। नमस्कार आदरणीय पत्रकार बंधुओं, मैं डॉक्टर संजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पिछले 1 महीने से विदेश यात्रा पे था। मेरा विदेश यात्रा पे जाने का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है, पर आज हम अपने धर्म को भूलते जा रहे हैं। मेरे कुछ भारतीय शिष्य विदेश में हैं, जिनके माध्यम से मैंने सभी भारतीयों को एक मंच पर एकत्रित कर सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का आह्वान किया है। तो वहाँ पे हमारे को जो हमारे लोग हैं उनसे काफ़ी हमारे को समर्थन मिला। वहाँ पे लोगों ने हमारे को वहाँ पे भी एक शक्तिपीठ खोलने के लिए, शक्तिपीठ बनाने के लिए वो आग्रह कर रहे हैं कि आप यहाँ पे एक अपना शक्तिपीठ, कामाख्या शक्तिपीठ की आप यहाँ पे स्थापना करें। अभी हमारा बेसिकली जो शक्तिपीठ चल रहा है वो हमारा नारग में बन रहा है, नारग में अजगा के पास। वो तो कब तक वो बन जाएगा? वो अभी उसका काम चला हुआ है, अभी शुरू हुआ है। तो आने वाले 2-3 साल में उसकी स्थापना हो जाएगी। क्या विशेषता है? स्थापना का मुख्य उद्देश्य है अपने यही सनातन धर्म के जो बेसिकली जो कामाख्या है यहाँ के लोगों के लिए बहुत दूर है, आसाम के अंदर है। माता कामाख्या का जो जो कामाख्या का शक्तिपीठ जो शक्तिपीठ है ना, आसाम में है ना, कामाख्या संपूर्ण शक्ति, एक संपूर्ण शक्ति मानी जाती है माता। तो बहुत सारे लोग जो है उत्तर भारत से भी, क्योंकि उत्तर भारत तो वैसे ही हमारे माता के शक्तिपीठों का केंद्र रहा है, तो एक शक्तिपीठ वहाँ पर भी है, लेकिन उस शक्तिपीठ की और ज़्यादा महत्ता है। तो यहाँ के बहुत से लोग हमेशा जो है आसाम में जाते हैं दर्शनों के लिए, उत्तर भारत से, हिमाचल से भी जाते हैं। तो क्योंकि डॉक्टर साहब स्वयं कामाख्या शक्तिपीठ से दीक्षित है, तो लोगों की मांग पर, और चलो इनका अपना सिद्धि का भी वो होता है, और पूजा पाठ के उद्देश्य से, ताकि यहाँ के लोगों को आसाम ना जाना पड़े, यहीं पर वो माता के दर्शन कर सके, ये एक सबसे बड़ा उद्देश्य है यहाँ पर शक्तिपीठ स्थापित करने का। नॉर्थ इंडिया का ये पहला होगा नॉर्थ इंडिया में। आज नॉर्थ इंडिया में कोई नहीं है है नहीं, कामाख्या का उत्तर भारत शक्तिपीठ। मतलब बहुत कम, देश में भी बहुत कम जगह पे जो है माता मतलब के शक्तिपीठ बन पाए हैं, क्योंकि वो अपने आप में संपूर्ण शक्ति है माता ना। तो फिर वो ज़्यादातर नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ का बड़ा नियम धर्म बहुत ज़्यादा कठोर है वहाँ के। तो इसलिए, क्योंकि अब ये तो दीक्षित ही वहाँ से, वो तो सभी नियम और कर्मों में ढल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्रयास किया जा रहा है सभी लोगों के सहयोग से। और चंडी साधना परिवार एक सोसाइटी बनाई है डॉक्टर साहब ने, तो उस सोसाइटी के तत्वावधान में सभी लोगों के सहयोग से जो है ये शक्तिपीठ की यहाँ पे स्थापना की जा रही है। यूके के बारे में बोलिए। सर ये कितनी जमीन पे ये शक्तिपीठ का निर्माण? ये 4 बीघे में हो रहा है। तो ये जमीन जो होगी वो निजी भी होगी या नहीं, ये अपनी ही है ये जमीन। आपकी? हाँ, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम कहीं से ये करें, तो हम अपनी जगह पे कर रहे हैं ये। आप सनातन धर्म के प्रचार के लिए देश से बाहर भी गए हैं। हाँ जी। उसके बारे में बताइए। तो जो विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो यही था, अपने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का ही था। मेन उद्देश्य तो यही था हमारा कि लोगों को कैसे कहाँ कहाँ गए ना? अच्छा, मेरा यूके का था भाई साहब। यूके में 4 देशों में गया। सबसे पहले मैं लंदन के अपना इंग्लैंड में था, तो मैं 7 दिन इंग्लैंड में रहा वहाँ पे। उसके बाद मैं स्कॉटलैंड गया, स्कॉटलैंड के बाद मेरा वेल्स में गया, वेल्स के बाद नॉर्दर्न आइलैंड में, लास्ट मेरा नॉर्दर्न आइलैंड में। कामाख्या देवी भी अगर बात करें तो तंत्र विद्याओं में आती हैं, हाँ, और ये तंत्र में भी है और मंत्र में भी है। ये इनके दोनों मार्ग है, ये वाम मार्ग में भी है और दक्षिण मार्ग में भी है। महाविद्याओं में भी गिना जाता है। जैसे अगर हाँ। बात करें तो एक शक्तिपीठ यहाँ पर बगलामुखी है, हाँ, बगलामुखी है। जहाँ पर हवन पाठ होते हैं, तो इस तरह के हवन पाठ वहाँ पर भी होंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वैसे हवन पाठ वहाँ पे होंगे। तो उसके चार्जेस क्या रहेंगे, जैसे हवन के नहीं, लिए? अभी ऐसे ना, इसके ऐसे चार्जेस कुछ नहीं है, इसके चार्जेस की तो कोई अभी बात ही नहीं है। मतलब पूजा के लिए अब जैसे जो हर रोज़ पूजा होगी उसमें तो जो पूजन का मान लो कोई हवन होना है तो हवन की सामग्री का खर्चा है ना, ऐसे तो कोई चार्जेस नहीं है। मतलब जैसे वो कामाख्या में बोल रहे हैं, आपके कामाख्या के अंदर ऐसे होता है कि लोग ये चार्ज करते हैं, वो कामाख्या में चार्ज नहीं होते हैं, वो लोग चार्ज करते हैं। मतलब मंदिर के तो वहाँ पे जो लोग मंदिर में आते हैं दान दक्षिणा देते हैं, उसी से चल रहा है मंदिर सारा। बाकी पूजा में तो कोई वहाँ पे लोग वहाँ पे कामाख्या में नहीं लेते, वो बाहर लेते हैं लोग जो भी लेते हैं। ये हमारे मंदिरों में हाँ जो ये है कि ठीक ढंग से एंटरटेन नहीं किया जाता, लोगों को हाँ भीड़ जी। बढ़ाई जाती है, हाँ जी। जबकि वहाँ सुविधाएं उस तरह की नहीं होती। ये सबसे क्या बड़ी ऐसे कारण है? अब अभी उदाहरण के लिए जैसे हम अभी
वैष्णो माता जाके तो वहाँ की जो सुविधाएं थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी, जबकि गुरुद्वारों में, छोटे छोटे गुरुद्वारों में उससे कई गुना बेहतर सुविधा है। हिंदू मंदिरों में ऐसी क्या चीज़ है सनातन में, क्या कहाँ हम पीछे रहे? बेसिकली जो हमारे मंदिरों का है ना, मंदिर तो हमारे गवर्नमेंट के पास है सारे। जितना भी मंदिर का फंड है वो सारा गवर्नमेंट के पास जाता है, वो मैनेज तो गवर्नमेंट कर रही है। अब जितने गुरुद्वारे हैं, जितने आप और चीज़ें, इनका फंड वहीं पे गुरुद्वारा, तो गुरुद्वारे में ही लगा रहे अपना फंड। हमारा फंड बोलो। मैं मतलब एक पत्रकारिता के तौर पे अगर इसका जवाब दिया जाए कपूर साहब, तो ऐसा ना, मंदिर जो है बेशक सरकार ने अपने अधीन कर लिए हैं, लेकिन जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मंदिर चल रहे हैं वो टोटली अनऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं। जबकि गुरुद्वारों की एक सेंट्रल लेवल पे इनकी एक प्रबंधन कमेटी होती है, मस्जिदों की एक कमेटी होती है, ईसाई चर्च की सभी की एक कमेटी होती है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रेगुलेट की जाती है। मस्जिदें भी इंटर वक्फ बोर्ड बना है और गुरुद्वारों के लिए भी गुरुद्वारा प्रबंधक शिरोमणि कमेटी वो बनी है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान की रीढ़ ही मंदिरों से निकली है, शक्तियों से निकली है, तो इसको हमने, शक्तिपीठों का हाल बुरा है। हाँ नहीं मैं वही बता रहा हूँ आपको, बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड है ना कपूर साहब। मेरे पास फोटो है, चिंतपूर निकले मेन गेट पे पंखे टूटे हुए, लटके हुए। मैं बता तो रहा हूँ क्योंकि दुर्दशा है मतलब। हमारी सरकारों ने मंदिरों को अपने अधीन तो ले लिया, लेकिन मंदिरों का रख रखाव किस तरह से किया जाए, क्या क्या वहाँ पे सुविधा चाहिए, और श्रद्धालुओं को, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो किस तरह की, आप मनसा देवी मंदिर में जाओ या आप किसी बड़े मंदिर, मनसा देवी मंदिर में जाएंगे आप, बहुत बढ़िया आपको व्यवस्था मिलेगी, क्योंकि वो स्थानीय स्तर पर लोग वहाँ पर दिल और जी जान से उनकी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। अब आपने शूलिनी मेला देखा होगा, माता का इतना बड़ा मेला है, आप बहुत सालों से मेला देख रहे हैं, हर साल मेला बढ़ता जाता है, लेकिन आप अव्यवस्था भी उसी हिसाब से बढ़ती जाती है, जबकि इसको रेगुलेट भी किया जा सकता है। तो ये सारी बेसिकली, हम किसी पर दोषारोपण करना हमारा उद्देश्य नहीं है। जो डॉक्टर साहब ने अभी आपको बताया, इन्होंने स्वयं एक सोसाइटी का गठन किया है और माता की पूजा अर्चना एक सिस्टमाइज तरीके से हो सके, लोगों को हम धर्म के नाम पे छलावा ना करें या लूटपाट का काम ना करें, और एक विधि विधान और पूजा पद्धति से इस चीज को आगे बढ़ाया जाए, इसी प्रयास के चलते और इसी उद्देश्य से डॉक्टर साहब ने जो है कामाख्या पीठ अन्य पीठ से कैसे भिन्न हो, क्या भिन्नता पाएंगे जो अन्य शक्तिपीठ? जो कामाख्या शक्तिपीठ है ना, बेसिकली जो कामाख्या है, तो कामाख्या का जो अलग जो रूप है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तो ये तंत्र के इसमें है, तंत्र की वजह से ये अलग हुई है। तो यहाँ पे जो कामाख्या भगवती, जो भगवती की यहाँ पे योनिगिरी थी, ठीक है, तो यहाँ पे इस पीठ को तंत्र मार्ग में, सबसे ज़्यादा तंत्र मार्ग में इसको लिया गया है। ये अलग इसलिए, बाकी सारे जितने भी हमारे शक्तिपीठ है वो सारे शक्तिपीठ हमारे दक्षिण मार्ग के, ये शक्तिपीठ वाम मार्गी शक्तिपीठ है, इसीलिए ये सबसे अलग है। जैसे जो शक्तिपीठ ये बन रहा है, ये किस शैली में बनेगा, कितना ये भव्य होगा, और क्या इसके जो कारीगर हैं यहीं के होंगे? देखो मंदिर का तो अभी ऐसे जो मंदिर हमारा बन रहा है अभी, वो बनेगा उसी शैली पे, जो असम में अभी गुवाहाटी में जो मंदिर है उसी शैली पे बनेगा। यहाँ पे जितनी भी स्थापनाएं होगी, जो भी स्थापना होगी, वो उसी तरह से होगी जैसे आपकी कामाख्या में स्थापना। किस शैली में बनाया हुआ? हाँ जी, किस शैली में बनाया? आपकी शैली नहीं वो ना, क्योंकि वो बड़ा पहले प्राचीन, आप एक अपना काम करते थे या मतलब नौकरी करते थे, हाँ। उसके बाद आप इस आपने अध्यात्म का रास्ता चुना है, इसके पीछे क्या बात रही है? बेसिकली मेरे कोई मेडिकल इशू आ गया था, तो मेडिकल इशू ऐसा हुआ कि मेरे को शरीर में यूरिक एसिड बढ़ गया। वैसे यूरिक एसिड मेरा हाई लेवल पे चला गया, 14.5 यूरिक एसिड चला गया मेरा। तो मैं बैठे बैठे मेरी नसें ब्लास्ट होगी, टांग की नसें ब्लास्ट होगी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। तो ऑपरेशन के लिए मैंने मना कर दिया उनको कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं अपने यहीं पे डॉक्टर संजय अग्रवाल, मैं उनके पास गया, उन्होंने वो सारे क्लॉट निकाले, इंजेक्शन से बाहर क्लॉट निकाले। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप 1 महीने अपना 1 हफ्ते रेस्ट करो। तो उन्होंने टांग को बांध दिया, तो मैं 1 हफ्ते रेस्ट किया। तो उसके बाद मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि भाई यूरिक एसिड का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। तो बेसिकली जो हमारे को रोग होते हैं, हमारे को रोग हमारे पूर्व जन्म से आते हैं। तो बोलते हैं पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो व्याधि रूप में हमारे शरीर में आते हैं। तो मेडिकल साइंस के पास इसका ट्रीटमेंट नहीं था, तो फिर लास्ट सहारा ही अध्यात्म था। तो फिर मैं काफ़ी जगह पे गया, काफ़ी लोगों से मिला, मैंने ज्योतिषों से मिला, अपनी कुंडलियाँ दिखाई, सारी दिखाई, सबने बताया कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। तो फिर धीरे धीरे इस पर इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो फिर मैं इससे में आ गया।
तो इससे आने से ये हुआ कि मैं आज तक दवाई नहीं खाई है, कभी किसी डॉक्टर को यहाँ पे बुला लो, वो मेरा भी मेडिकल टेस्ट करे, यूरिक एसिड टेस्ट करे, मेरा 8.5 यूरिक टेस्ट मिलेगा। अभी तक मैंने कोई दवाई नहीं खाई है, 14.5 से घट के ये 8.5 इसी वजह से आया है। अभी आपने जैसे कहा कि जो कामाख्या देवी हाँ। मेन मंदिर है उसी शैली में उसी हाँ। तरह से यहाँ भी मंदिर बनेगा, तो वहाँ जो आने जाने के नियम है वो भी वैसे रहेंगे पूजा पाठ के? कैसे? वहाँ वहाँ के जो नियम है मंदिर में आने वहाँ जाने के जो पूजा पाठ नियम है वो ना, भी वैसे वहाँ के नहीं, वहाँ पे वाम मार्ग के नियम है, वो तंत्रोक्त है। यहाँ पे जो हमारा बनेगा वो सात्विक बनेगा, दक्षिण मार्ग में बनेगा। यहाँ पे बोले जो दक्षिण मार्ग है वो हमारा सात्विक मार्ग है, और जो वाम मार्ग है वो तंत्रोक्त मार्ग है। तो वाम मार्ग को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वाम मार्ग का तो एक ही स्थान है, वो वहीं पे बनेगा। यहाँ पे जितना भी स्थान होगा, यहाँ पे अपना दक्षिण मार्ग पे सारी चीज़ें दक्षिण मार्ग पे होगी, वैदिक तरीके से, जिसको हम वैदिक वैदिक तरीके से, सात्विक हाँ, तरीके सात्विक से। तरीके से। कब तक बनकर तैयार मतलब हो जाएगा? यहाँ पे सर मंत्र ये सिद्धि 2025 मंत्र तक सोचे हम कि पूजा 2025 अर्चना तक होगी, ये तंत्र हमारा विद्या कंप्लीट हो नहीं जाए। होगी। वो यूके के बारे में वो कहाँ जो अपने वहाँ पे कुछ वो आपको ऑफर किया था उन्होंने कि हम यहाँ पे बनवाना चाहते हैं? वो अपना मेरे को स्कॉटलैंड में किया। स्कॉटलैंड में कुछ लोगों ने हमारे को कहा कि भाई आप यहाँ पे आओ, हम आपको यहाँ पे ज़मीन अलॉट करवाते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना करते हैं। तो अभी देखते हैं वहाँ पे, अभी वहाँ के नियम कुछ हैं। इस मंदिर के निर्माण पे कितनी लागत आई? बेसिकली जो यहाँ पे मंदिर बनवाया जा रहा है ना, कोई इसमें करोड़ों अरबों रुपया का फंड नहीं लिया गया है किसी से, ना इनके पास फंड है। इनकी अपनी निजी भूमि है, अपने निजी भूमि पर ये करवा रहे हैं, और अपने निजी प्रयासों से जो इनके जितने भी दीक्षित है, सैकड़ों हजारों में जो मतलब इनके अनुयायी है, उन लोगों से जो श्रद्धा भाव से जो अर्पण होगा और जो स्थानीय लोगों का सहयोग होगा या किसी से थोड़ा फंड लिया जाएगा, उस पर किया जाएगा। कोई मतलब इसमें फॉरेन फंडिंग नहीं हो रही है, कोई बाहर सरकार से पैसा नहीं लिया जा रहा है, संस्था के नाम पे कोई जैसे कि अभी मैडम सवाल कर रही थी कि पूजा के लिए इतने पैसे जैसे होता है, वैसा कोई हिसाब कितने, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर साहब ने बता दिया कि सात्विक तरीके से यहाँ पर मंदिर बन रहा है और सात्विक विधि से ही पूजा अर्चना होगी। तो जो अपने और सोसाइटी के प्रयासों से जितना धन एकत्र होगा उससे मंदिर बनवाएंगे, और समय समय पर जैसे पैसा आता रहेगा उसको आगे आगे उसमें वृद्धि और उसका विकास और उत्थान किया जाता रहेगा। सब देश विदेश में कितने सदस्य आपके शिष्य हैं? मेरे पूरे मतलब मैं 200 से 250 है मेरे, पर वो हर कंट्री में। अभी मैं यूके गया था तो यूके में मेरे 30 से 35 है वहाँ पे जो पहले के थे, और अभी इतने 40-45 और अभी मेरे शिष्य बने हैं वहाँ पे, जिन्होंने अभी दीक्षाएं ली है, जो ये 1 महीने में यहाँ पे था। इसमें आप क्या सरकार से क्या इसमें फंडिंग के लिए कोई आग्रह नहीं करेंगे या देंगे नहीं? देखिए अब सरकार से क्या लेंगे, सरकार से इस पे तो अभी तो जो चला है हमारा, आने वाले समय में देखो अगर गवर्नमेंट कुछ करती है तो उस पर करेंगे। कुछ और? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हैं?